आज मैं फिर कहता हूँ कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, आए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए काम करें। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है असेंबली टाइम पे खत्म हो और अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस हो। तो देखें, हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शंस मुलतवी हों और आगे चलते रहें। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, लड़खड़ाती मईशत और मुसलसल गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के साए तले मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। निगरान हुकूमत के क़याम के लिए मुशावरत और सरगोशियाँ और बैठकें जो हैं वो जारी हैं। यही वजह है कि नवाज़ और जरदारी की दुबई में बैक वक्त मौजूदगी और मुतवक्के मुलाकात की चहमगोइयाँ हो रही हैं। यही नहीं बल्कि अब शेर इक़्तिदार में ये बातें भी हो रही हैं कि विफाक में निगरान सेटअप के सरबराह यानी निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी माशी माहिर को लाया जाए। एक मोतबर अखबार की खबर के मुताबिक और उनका दावा है कि वज़ीर ख़जाना इसाक डार को इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके निगरान वज़ीर आज़म बनाने पर गौर किया जा रहा है। खबर के मुताबिक इस हवाले से एक बिल आइंदा हफ्ते असेंबली में पेश किया जाएगा। इसका खास इम्कान है। ताहम इस ज़िम्न में अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आमादगी और मंजूरी दोनों दरकार हैं और ऐसा मौशी पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए मौशी टीम के काम जारी रखने की गर्ज से किया जा सकता है। इलेक्शन एक्ट की शिक 230 में तरमीम करके निगरान हुकूमत के इख्तियारात में तोसी भी मुमकिन है। इस सारी सूरत हाल के मुल्की सियासत और आइंदा इंतखाबात पर क्या असरात हो सकते हैं, जहां पहले ही एक पार्टी खुद को दीवार से लगाए जाने की शिकायत कर रही है। क्या ऐसे इकदामात मजीद तनाज़ा नहीं खड़ा करेंगे, जैसे कि साइफर मामले पर हो चुका है कि एक जमात इसे सच बनाकर जो है सारे निज़ाम के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाती रही और बाकी सब जमातें 15 माह से इस बयानिए के खिलाफ कोई जवाबी बयानिया ना पेश कर सकें। बस शवाहिद के दावे किए जाते रहे मगर एक्शन कुछ नहीं हुआ। और अब जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का 164 का फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी का 164 का बयान भी आ गया है, तब भी हुकूमत इसकी रोशनी में कार्रवाई के बजाय सिर्फ बयानात से काम चला रही है। वो और बात है कि इस बयानिए पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं और कार्रवाई के जो हैं वो इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं। यही सवाल 190 मिलियन पाउंड का अल कादिर ट्रस्ट केस के मुतालिक भी जो है वो किया जा रहा है कि आज़म खान के बयान के बाद क्या ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएगा या नहीं। ऐसे माहौल में इंतखाबात और आइंदा सियासी मंजरनामा कैसा होगा, इस पर बात करेंगे। अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास साहब, साथ ही साथ नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लगारी साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ गुफ्तगू का। इस वक्त जो ये बात की जा रही है, जो इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इसाक डार साहब का नाम जो है वो तजवीज़ किया जा रहा है कि निगरान प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनको जो है वो केयर टेकर सेटअप में जो है रखा जाए। क्या आप समझते हैं कि इससे मज़ीद जो पोलराइजेशन है माहौल में वो बढ़ेगी या इससे कोई बेहतरी आएगी? मेरा ख्याल है कि शदीद होगी। और इसाक डार साहब ने पिछले जब से वो आए हैं एक ख़ास अंदाज में, ख़ास तरीके से और ख़ास एक एहतमाम के साथ आए थे, बल्कि लाए गए थे, तो उसका नतीजा क्या निकला है? उन्होंने कौन सा डॉलर को लगाम दी है, उन्होंने कौन सा पाकिस्तान की मईशत में जो है वो 4 चांद लगा दिए हैं, उन्होंने कौन सी ऐसी चीज़ की है। यानी आखिर में IMF के मामलात में भी अगर कोई पेश रफ्त हुई है तो उसके लिए वज़ीर आज़म को पेरिस जाना पड़ा और आर्मी चीफ को जो है मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे करने पड़े हैं। इनकी बुकरातियत तो वो थी जो इन्होंने एक आँख से वो एक आंसू बहाते थे, दूसरी आँख से वो मुस्कुराहट बखेरते थे। इनका एक अंदाज़ ये होता था कि जनाब वो आँखें दिखा रहे हैं IMF को, दूसरा अंदाज़ ये था कि वो हाथ जोड़ रहे हैं और पाँव पड़ रहे हैं। ये सूरत हाल थी। तो वो क्या करेंगे, क्या मतलब पाकिस्तान के अंदर वो कौन से सियासी बुकरात हैं, वो कौन से सियासी माहिर हैं और वो क्या आकर करेंगे पाकिस्तान में। यही एक इलाज है पाकिस्तान का कि एक ऐसे बहरानी दौर में जब मुल्क एक शदीद पोलराइजेशन का शिकार है, अगर आप इनको लाते हैं तो इसका मतलब है कि पूरे मुल्क को एक नए
खौफनाक बहरान में दाखिल करना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं मज़हर साहब के पास भी ये पॉइंट लेके जाती हूँ। मज़हर साहब, ऑलरेडी पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है, डार साहब पे बहुत ज़्यादा सवालिया निशान भी जो हैं वो मौजूद हैं, जिस तरह नज़ीर लगारी साहब ने बड़ा जो है वो डिटेल में भी बात की। इसके अलावा ऑब्वियसली एक पार्टी से वो मुंसलिक भी हैं। जिस तरह की पोलराइजेशन चल रही है, जिस किस्म के सवालात और क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो लग रहे हैं इंतखाबात पर, तरीक़ेकार पर, तो इसमें क्या ये एक अच्छा इकदाम होगा डार साहब को लाना? कहा तो ये जा रहा है माशी पॉलिसीज़ जो है उनके तसलसल के लिए है, अमेंडमेंट्स भी की जाएंगी आइन में। क्या आपको बेहतरी नज़र आती है या इससे मज़ीद पोलराइजेशन नज़र आती है? देखिए, बड़ा बेहतर हो अगर आइन को ख़त्म करके हुकूमत करते रहें। जब वक्त आए इलेक्शन कराने का, जब जी चाहे इलेक्शन कराने का, करा दें इलेक्शन। आइडियल सिचुएशन तो यही होती कि आपका इलेक्शन कमीशन ऐसा होता कि हुकूमत अपने 5 साल मुकर्रर करती और इलेक्शन कमीशन फिर इलेक्शन करा देता। निगरान हुकूमत की भी ज़रूरत नहीं होती। इलेक्शन जिस तरह भारत में होता है आपके पड़ोसी मुल्क में, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन इतना खुद मुख्तार और बाख्तियार हो जाता है जब एक गवर्नमेंट का टेन्योर ख़त्म होता है कि वो उससे जो भी वज़ीर आज़म हो या वज़ीर हो या कोई भी हो, वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बदकिस्मती से शुरू के पहले 24 साल तो जो रहा वो रहा, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ 70 के इलेक्शन LFO के तहत हुए, माशाल्लाह लगा हुआ था। फिर एक मौका मिला था कि 77 के इलेक्शन अगर हमारे नताइज को कबूल कर लिया जाता या इलेक्शन को मुनसिफाना बना दिया जाता और ज़्यादा, तो शायद एक अच्छी रवायत चलती रहती और कायम होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद हमने यही देखा। और निगरान सेटअप लाने का एक कॉन्सेप्ट ये था, बेहतर कॉन्सेप्ट था कि चले ठीक है, हुकूमत का भी नहीं हो, अपोजिशन का भी नहीं हो, एक मिलजुल कर बातचीत के ज़रिए एक निगरान हुकूमत बना दें। वो तजुर्बा कोई बहुत बुरा नहीं रहा। वो तजुर्बा माँ सिवाय इसके कि हमने इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार उस तरीके से ना बना पाए, और दूसरे जो आउटसाइड इंटरफेरेंस है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, वो पाकिस्तान में आज तक ख़त्म नहीं हुई। अगर वो ख़त्म हो जाती तो शायद ये चीज़ें भी बहुत बेहतर होती। लेकिन ये जो है कि आइन में तरमीम करके ये इख्तियार भी देना कि निगरान का टेन्योर बढ़ा दिया जाए, और फिर एक आदमी जो आपका एक सिटिंग गवर्नमेंट का या आउटगोइंग गवर्नमेंट का वज़ीर ख़जाना हो, उसको निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ये चाह क्या रहे हैं? अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये सोच क्या है? ये सोच सिर्फ ये है कि इख्तिदार पर काबिज हुआ जाए और काबिज रहा जाए इख्तिदार में। किसी को इलेक्शन से आउट करना, किसी को नहीं आउट करना, पाकिस्तान की सियासत में हमारे यहाँ सियासतदानों को नाअहल भी किया गया, 58(2)B का भी शिकार रहे। लेकिन इस तरह के इक़दामात को बजाय इसके, एक तरफ वज़ीर आज़म मीसाक़ जमहूरियत की बात करते हैं। पहले देख तो लें कि मीसाक़ जमहूरियत में क्या लिखा हुआ है। पहले ये तो देख लें कि मीसाक़ जमहूरियत पर किस हद तक इन दो जमातों ने अमल किया, बाकियों को तो छोड़ दें। तो और दूसरी तरफ इस तरह की खबरें, अब मुझे नहीं पता उस खबर में सदाकत कितनी है, वो खबर कोट अनकोट मुसद्दिका है या नहीं है खबर। तो ये जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है ये डिस्टर्बिंग है। ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं करेंगी, डेमोक्रेसी को कमज़ोर करेंगी। ठीक, मुज़म्मिल साहब, अगर ये ख़बर जो है ये अगर इसमें सदाकत है, अगर ये ख़बर सही है, तो मुझे बताइए कि निगरान सेटअप जो है उसका काम तो सिर्फ ये होता है कि उसने आके इलेक्शंस जो हैं वो करवाने होते हैं, और प्लस ये कोशिश की जाती है कि ऐसा सेटअप लाया जाए जो बहुत नॉन कंट्रोवर्शियल हो। डार साहब ऑलरेडी एक बहुत कंट्रोवर्शियल जो है वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं, साथ ही साथ उनकी वाबस्तगी PMLN के साथ है, वो भी एक हमारे सामने कंट्रोवर्शियल इन द सेंस के, जो मैं कंट्रोवर्सी की बात कर रही हूँ, जो सारा IMF का मामला हुआ, जो सारी चीज़ें हुई, उसके बाद अगर डार साहब आते हैं तो क्या ये कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी, या आप भी समझने से कासिर हैं मेरी तरह और हमारे दूसरे दो मेहमानों की तरह कि क्या हुकूमत चाह क्या रही है? सिर्फ जो है वो इस वक्त इक़्तिदार पे काबिज होना जो है वो इस वक्त मकसद है और कुछ नहीं है, बस जिस तरह भी हो, चाहे उसमें आइन में तरमीम करनी पड़े, जो भी चीज़ें करनी पड़े। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता इसहाक डार साहब
वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी होंगे। मुझे एक ब्लफ स्टोरी लगती है, जैसे इससे पहले नाम आए हैं मोहसिन बेग, गौहर इजाज वगैरह के, और अभी जब तक रियल नाम नहीं आता हम रोज़ एक नया नाम देखेंगे ख़बरों में, और फिर उस नाम पर मैं और आप बहस करने लग जाएंगे और एंड ऑफ द डे वो नहीं होगा, ठीक है ना। और मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इलेक्शंस कराने हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, वो कोई डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म के लिए कंसिडर भी कर रहे होंगे। एक ब्लफ स्टोरी हो सकती है और कॉमन सेंस से बियॉन्ड है ये बात। मैं इसको नहीं मानता कि वो उन्होंने तो PMLN की इलेक्शन कैंपेन चलानी होगी, वो तो हर दफ़ा कैंपेन मैनेजर होते हैं, वहाँ बैठते हैं, कैंपेन चलाते हैं और कैंपेन को रन करते हैं, तो वो अपने बंदे को निगरान वज़ीर आज़म क्यों बनाएंगे, मुझे नहीं लगता, पहली बात। तो फिर उनके बनने से इलेक्शन कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के आइन के तहत उनके निगरान वज़ीर आज़म बनने में क्या रुकावट है? मतलब लोग बड़ी आइन की बालादस्ती की और फिर कहते हैं कि आइन को फेंक दें, कि फिर आइन की तो जरूरत ही नहीं है। लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएं, वो निगरान वज़ीर आज़म होगा। आइन में बड़ा सादा सी बात लिखी हुई है, अगर राजा रियाज और शहबाज शरीफ इसहाक डार के नाम पर मुत्तफिक हो जाएं तो इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर क्या बात है। और अगर वो नहीं भी मुत्तफिक होते और शहबाज शरीफ के नामों में वो हैं और राजा रियाज ने अपने 3 नाम दिए हुए हैं और बात इलेक्शन कमीशन तक चली जाती है, वो उसमें से उन्हें पिक कर लेता है, तो फिर क्या होगा? उन्हीं 6 नामों में से इलेक्शन कमीशन ने पिक करना है, वो अपनी तरफ से 7वां नाम तो डाल नहीं सकता, सबकी उस पर रिजर्वेशन आके होंगी। तो लिहाजा मैं आपसे पहली बात मॉरली या पॉलिटिकली वो और बात है, मैं और आप बात कर रहे हैं कि अखलाकी तौर पर ठीक है या नहीं, सियासी तौर पे उसका नुकसान होगा या नहीं होगा, लेकिन जब हम आइन के तनाजुर में बात करेंगे तो मुझे तो कोई रुकावट नजर नहीं आती। अगर दोनों लीडर ऑफ द इमरान खान को किसने कहा था कौमी असेंबली से इस्तीफा देके चला जाए और वो अपने ये ग्राउंड खाली छोड़ दे तो फिर वहां चौके चिक्के लगेंगे तो स्टेडियम में बाहर बैठ के तालियां बजाए? किसने कहा था पार्लियामेंट छोड़ के चला जाए? आज उनका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता। मुज़म्मिल साहब, you don't think this is a mockery of the constitution? आपको लगता है कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में आ रहा है, but it's not a mockery of the constitution? अच्छा, no mockery of the constitution। जब एक सियासी जमात अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर EVM ला रही थी कि उसके पास अददी अक्सरियत थी, तो वो मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन में एडवांटेजेस अवेलेबल हैं, जब उन्होंने असेंबली तोड़ दी, आपने बड़ा कहा कि जी उनका राइट है, आइन में लिखा हुआ है कि वो असेंबली तोड़ दें। किसने कहा आइन में नहीं लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ है आइन में कि वो जस्टिफाइड जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, निगरान केयरटेकर सेटअप जो है उसको नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। अगर आप और उसकी अगर ये एक बात है नॉन कंट्रोवर्शियल, मुज़म्मिल साहब, नॉन कंट्रोवर्शियल एक आदमी जो के मतलब एक वाबस्तगी है उसकी एक पार्टी के साथ, एक अभी वो एज फाइनेंस मिनिस्टर अगर खत्म हो। मोहम्मद मियां सुमरो मुशर्रफ के वजीर थे, निगरान वजीर आजम बन गए, बाद में चेयरमैन सेनेट भी रहे, फिर अब इमरान खान के दौर में भी वजीर बन गए। टू रॉन्ग्स मेक अ राइट और कोई फर्क नहीं पड़ता। नो टू रॉन्ग्स ना, देयर आर प्रेसिडेंट्स। ऐसा हुआ है पाकिस्तान में। मुशर्रफ, आप मुशर्रफ के दौर का जो है जिसको कहा जाता है सबसे वर्स्ट पाकिस्तान का टाइम था, डिक्टेटरशिप थी, उससे आप तशबीह दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जनाब मोइन कुरैशी के दौर से ले आए। देखिए जो चीज आइन में लिखी गई है, हमें तो कहा गया कि जी वो परवेज इलाही ने और महमूद खान ने असेंबली तोड़ दी, उनका आईनी हक था। कोई उनसे पूछ सकता है कि उन्होंने ठीक तोड़ी या गलत तोड़ी, मुल्क में उनका जायज है तो ये भी जायज है। अच्छा चले, मैं ये जरा दोनों आपका जो पॉइंट है दोनों मेहमानों के पास लेके जाती हूँ। लगारी साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक नहीं है, अगर डार साहब बन गए तो क्या ममानियत है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है उनको? मुज़म्मिल साहब ये कह रहे हैं आइन ममानियत नहीं करता, आइन ममानियत नहीं करता है, आइन मना नहीं करता है। आइन ये नहीं कहता है कि किसी खास शख्स को बनाया जाए, आइन ये नहीं कहता है कि लाजमी तौर पर वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या जज हो। आइन ये नहीं कहता है कि वो लाजमी तौर पर ब्यूरोक्रेट हो या किसी खास ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हो। आइन ये नहीं कहता है कि वो रिटायर्ड जनरल हो या कोई और हो। आइन ये नहीं कहता है कि सियासतदान हो या सियासतदान ना हो। आइन कुछ नहीं कहता है। आइन ये भी नहीं कहता है कि अगर सिटिंग वजीर आज़म वजीर है या वजीर आज़म वो नहीं बन सकता। आइन ये कहता है कि वो खुद इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं होगा,
और वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, जहाँ तक हमारी फहम है या जहाँ तक हम इस बात को समझ सकते हैं। उनके केयर टेकर वजीर आज़म बनने में आईनी रुकावट नहीं है। मैं मॉरली अखलाकियात की बात कर रहा हूँ कि हम जिस मुल्क में रहते हैं जहाँ ये सूरत हाल है, जहाँ आज़म एतमाद का ये आलम है कि कोई पार्टी दूसरी पार्टी के बाद भरोसा नहीं करती है। जैसे मजहर अब्बास कह रहे थे कि नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह का सेटअप नहीं बनना चाहिए था। जो हुकूमत होती वो हुकूमत अपनी जगह पर बैठी रहती, उस हुकूमत के होते हुए इलेक्शन कमीशन बाख्तियार होता, इलेक्शन कराता और इलेक्शन कराने के बाद जो भी मुंतखब होता है इख्तियार उसको मुंतकिल कर दिया जाता। ये जो अरेंजमेंट रखा गया है हम इस पर बात करते हैं, लेकिन हम असल बात कोई भी नहीं करता है, कोई बात ही नहीं करता ये क्यों हुआ है, ये क्या हुआ था, ये किस तरह हुआ था कि जो 77 के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया गया और किस तरह हुआ कि ये तासुर दिया गया या ये तासुर पैदा किया गया या इस्टेब्लिश किया गया कि जी वज़ीर आज़म को और चारों वज़ीर आला को बिला मुकाबला मुंतखब होना चाहिए। और ये कैसे रास्ख हुआ कि जनाब फलां को जो है वो बगैर इलेक्शन के ही मुंतखब हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो राइज की गई हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फोरम पर राइज की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी और सियासतदान इस ट्रैप में ना आना चाहिए था। हो चुका है, वक्त गुजर चुका है और ये सारी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी और ये बिला मुकाबला इंतखाब का चक्कर भी नहीं चलना चाहिए था। इलेक्शन है, इलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें जाना चाहिए और ये भरोसा कायम करना चाहिए आपको अपने आप पर कि जनाब को रिटायर्ड जज आकर ठीक इलेक्शन करवाएगा, जो रिटायर्ड जनरल आकर ठीक इलेक्शन करवाएगा, या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आकर ठीक इलेक्शन करवाएगा। ये आप रिवायत कायम करनी चाहिए कि सिटिंग वज़ीर आज़म भी गैर जानबदाराना इंतखाबात करवा सकता है, लेकिन उसका इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन बाख्तियार होगा और ऐसी ही सूरत होनी चाहिए। मुझे कोई नहीं लगता है कि इसहाक डार साहब के वज़ीर आज़म बनने में कोई आईनी रुकावट है। मैं कह रहा हूँ कि मॉरल रुकावट मौजूद है। इतराज़ करने वाले इतराज़ करेंगे, एतराज कर किया जाएगा और जानिबदारी का इल्जाम लगाएगा। ये पीएमएल इतना बड़ा बोझ उठा नहीं सकेगी और इतने बड़े बोझ के नीचे आकर हाँपने लग जाएगी कि जनाब आपने अपना वज़ीर आज़म लगाया और आप मुंतखब हो गए। ये नहीं इतना बोझ उठाया जा सकता है। ठीक है, मज़हर साहब आप क्या कहेंगे? जो भी मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी इसमें कोई रुकावट तो नहीं है, कोई रोक टोक तो नहीं है। मतलब बज़ाहिरन तो उनकी बात सही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बट मुझे लगता है दिस इज अ मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप उसका ये भी तो देखिए एसेंस क्या है उसका। जब एसेंस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा केयर टेकर का तो व्हाट्स द पॉइंट देन? ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन दो जमातों ने साइन किया है ना आपस में, इसकी आप शहबाज शरीफ साहब बहुत कहे, इसका क्लॉज 31 है, देयर शैल बी अ न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट to hold free and fair election। अब अगर न्यूट्रल का मतलब ये है कि आप किसी भी जमात के हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसमें से आप किसी एक आदमी को पिक कर लेते हैं और उसको बना देते हैं, या फॉर दैट मैटर अपोजिशन के किसी एक आदमी को पिक कर, तो फिर वर्ड न्यूट्रल ख़त्म हो जाएगा, फिर वो न्यूट्रल नहीं होगा। ये तो दोनों पार्टियों ने एग्री किया है, बाकी तो छोड़ दें आप। कॉन्स्टिट्यूशन में तो केयर टेकर गवर्नमेंट, इंटरम गवर्नमेंट, उसको किसको करे, लेकिन जो चीज़ आपने खुद तय की है उसकी वो होगी। और मैं इनिशियली जो मुजम्मिल ने बात की उससे एग्री करता हूँ कि बेसिकली इसहाक डार वाली जो खबर है वो मुझे भी ये लगता है कि ये शायद प्लांटेड खबर है। अब मैं जाहिर है उस खबर को वो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत अजीब सी चीज़ लगती है और मुझे नहीं लगता कि ये मेरा ख्याल है किसी किस्म का फिलर वो छोड़ा गया है, देखा गया है कि उस पर क्या किस किस्म का रिएक्शन आता है। बट आई सीरियसली डाउट कि ये इस तरह का वो करेंगे और इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं और गवर्नमेंट या ऑपोजिशन उनमें से किसी एक शख्स को आप बनाते हैं तो वो बिल्कुल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खिलाफ वर्जी हो। अच्छा मज़हर साहब, एक और नाम जो हर कुछ देर के बाद गर्दिश करने लग जाता है केयर टेकर के लिए, हफीज़ शेख साहब, उनका नाम हर दफ़ा इस दफ़ा भी जो है वो दोबारा जो है वो गर्दिश कर रहा है। इसको किस तरह देखते हैं आप?
मैंने किसी जो शायद उनको जानते हैं उनसे बात की थी, तो वो कह रहे थे ही इज़ नॉट वेल। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात उसमें हो सकता है कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो बहुत अच्छी इस तरह की पोजीशन में हैं, उनके बारे में ये लगता ये है कि वो जाहिर है IMF जब ऐसा कोई नाम आता है तो हम दरअसल IMF को एक कंफर्ट जोन में ले जाने की कोशिश करते हैं कि IMF को ये यकीन होगा कि ये जो लोग हैं ये उनकी पॉलिसीज़ में कहीं इधर उधर कोई रुकावट नहीं बनेंगे या कोई इस तरह की, तो वो हो सकता है। लेकिन आई हैव माई सीरियस डाउट कि जिस तरह उन्होंने कहा शायद ठीक भी नहीं है उनकी तबीयत, और अदरवाइज भी इतना ज़्यादा वो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, अपने मुख्तलिफ अदवार में रहे हैं, इंक्लूडिंग PTI के अदवार में भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी के उसमें दौर में भी रहे हैं। तो वैसे तो पाकिस्तान में कोई भी सरप्राइज़ आ सकता है, अगर मोइन कुरैशी का सरप्राइज़ आ सकता है तो कोई भी सरप्राइज़ आ सकता है। लेकिन लगता ये नहीं है, लगता ये है कि बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी की तरफ से अब भी ये जोर दिया जा रहा है कि किसी पॉलिटिकल शख्सियत को जो है ना वो बनाया जाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि किसी को भी बनाए, उसका जो दायरा है निगरां हुकूमत का, उसका दायरा इलेक्शन प्रीव्यू से बाहर नहीं होना चाहिए। ये जो हमारी आप भी देख रहे हैं, हम लाहौर में क्या देख रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब डेवलपमेंट का लगे हुए हैं, इट इज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल तो उन्होंने 3 अरब 20 करोड़ की गाड़ियों की सैंक्शन कर दी कि जो ये आपकी ब्यूरोक्रेसी के लिए। हाँ जी, यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये आपके बिल्कुल एक रूटीन सा काम होता है। जो केयर टेकर्स होते हैं उनका बहुत रूटीन सा काम होता है। जाहिर चीज़ें रुकती नहीं हैं, लेकिन ना वो कोई पॉलिसी डिसीजन कर सकते हैं, ना वो कोई इतने बड़े बजट की कोई सैंक्शन कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों की। ठीक है, चलिए, मुझे इस मुल्क में एनीथिंग इज़ पॉसिबल, सरप्राइजेज जो हैं वो आते रहते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो और मौजूद हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुज़म्मिल साहब की तरफ जाऊंगी। मुज़म्मिल साहब, एक चीज़ और जो चलें, ये खबर अगर नामों के हिसाब से फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अगर हफीज़ शेख हैं या इस वक्त करंट फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो इस वक्त डार साहब हैं, उनके नामों पे अगर एक असाइड उनको रख भी दिया जाए, तो ये कहा जा रहा है सेक्शन 230 के जो सब सेक्शंस हैं, जो एम्पावरमेंट ज़्यादा जो है वो करने की बात हो रही है केयर टेकर सेटअप की। कैसे ये भी कहा जा सकता है कि दोनों बड़ी पार्टियों को इदराक है कि इलेक्शन जो हैं वो नवंबर में नहीं होंगे, वो देर से होंगे, वो मार्च में होंगे, इसलिए भी वो अपना रोल जो है वो ज़्यादा रखना चाहते हैं? नहीं, इसकी एक और वजह भी है। इसकी वजह जुडिशियल एक्टिविज्म है कि हमने ये देखा है कि अब आप देखें ना जी कि पंजाब की हुकूमत कोई भी मतलब वो एक एडवोकेट जनरल जो तहरीक इंसाफ लगा कर गई थी, वो उस एडवोकेट जनरल को बदलना चाहते थे क्योंकि वो एडवोकेट जनरल अदालत में जाकर हुकूमत की नई तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने लग जाते थे। तो वो उस एडवोकेट जनरल को नहीं गवर्नमेंट बदल सकती थी जी। वो कहते थे जी कि जी आप तो निगरान गवर्नमेंट है, आप अपनी मर्जी का एडवोकेट जनरल नहीं लगा सकते, जो पिछली हुकूमत लगा के गई है ना वो चलता रहेगा। सेम इज द केस, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो निगरान हुकूमत ने अब करने हों तो हमारी जुडिशरी उनको रोक देती है कि जी ये आप कर नहीं सकते। तो इस तरह जो निगरान असल में निगरान हुक्मरान बन जाते हैं वो जुडिशरी बन जाती है पाकिस्तान की, कि हर चीज थ्रू स्टे ऑर्डर, हर चीज थ्रू रिट पिटीशन डिसाइड होने लग जाती है। और निगरान हुकूमत तो बिल्कुल आपको नजर आती है कि वो कुछ भी नहीं है। वो मेरा मतलब है कि एक सियासी पार्टी अदालत से जाकर स्टे ऑर्डर पे हुकूमत चलाने लग जाती है। तो इसलिए ये पंजाब और KP में बहुत नजर आया है कि जो निगरान हुकूमतों के पास ताकत होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो वो ताकतें अदालतें टेक ओवर कर लेती हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो सेक्शन अफसर का तबादला भी हाई कोर्ट देखने लग जाता है कि ये सेक्शन अफसर तब्दील हो सकता है या नहीं। पंजाब में तो निगरान हुकूमत मतलब इट्स एज पावरफुल एज कोई और हुकूमत, मतलब जिस किस्म के वो फैसले ले रहे हैं उस पर तो कोर्ट्स की तरफ से कोई जो है वो लगता है
क्या फैसले ले रहे हैं? नहीं, अच्छा, कोई फैसले नहीं ले रहे। क्या फैसले ले रहे? निगरान हुकूमत का काम है कि वो सैंक्शन जो है ये जो कल व्हीकल्स का आया है और वो भी इस फाइनेंशियल क्रंच में 3 अरब 20 करोड़ का जो है वो सैंक्शन कर दें जी, व्हीकल्स लेनी है ब्यूरोक्रेसी के लिए। ये कभी पहले हुआ है वैसे? हाँ, उनके 4 महीने के बजट में अगर ये पैसे अवेलेबल है, उन्होंने 4 महीने का बजट दिया है, वो 4 महीने में जो एनएफसी में उन्हें पैसा शेयर मिलना है वो उसको जैसे मर्जी यूज करें। मुज़म्मिल साहब, ये तौजी आपकी तरफ से आ रही है। कल दोनों पार्टीज के जो बैठे हुए थे लोग वो इसको इंडोर्स नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे गलत किया, प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है, वो शायद इस पे जो है पार्टीज जो है इस पे रिएक्ट करेंगी। नहीं, मैं छोड़े आप रिएक्ट करे या ना करे, कॉन्स्टिट्यूशनली निगरान हुकूमत 4 महीने का बजट पेश कर सकती है और एनएफसी से उसे 4 महीने के पैसे मिल सकते हैं। वो उन 4 महीने के लिए में गाड़ियां खरीदे या कुछ भी करे, वो पैसे खर्चने का उसे इख्तियार है। एनएफसी के तहत जो उसे प्रोविंशियल शेयर मिला है वो जो मर्जी करे। आप कैसे किसी गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि तुम गाड़ी नहीं खरीदोगे, तुम दवाइयां नहीं खरीदोगे, तुम पुल नहीं बनाओगे, सड़क टूट गई है तो तुम नहीं बनाओगे? लेकिन आप एक चीज आप भूल गए वैसे मुज़म्मिल साहब, वन फाइन पॉइंट दैट यू फॉरगॉटन, 4 महीने की तो नहीं थी ना वैसे, ये 4 महीने से तो सरपास नहीं कर गई है टाइम फ्रेम अपना। देखें, वो तो पिछला बजट चल रहा था, अब नया बजट। चले मैं जरा लगाड़ी साहब की तरफ जाती हूँ। 4 महीने का बजट पेश कर सकते हैं। चले और मेरे ख्याल में जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो पॉइंट करता है कि आप चले पॉइंट आ गया आपका। लगाड़ी साहब, शहरे इक़्तिदार में इस वक्त चहमगोइयाँ ये हैं कि जो ये बातें हो रही हैं सब सेक्शन 230 में जो चेंजेस की हैं, इसमें ये भी है कि इलेक्शन नवंबर में भी होते नजर नहीं आ रहे और बातें हो रही हैं कि जी मार्च तक जा सकते हैं। नहीं, कैसे आइन में कैसे तरमीम होगी? आपका हाउस है, आपके हाउस में 2/3 मेजोरिटी बननी है। आपको पता है कि 135 से 150 इसके 50। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन कह दे कि जी हमारे पास स्टाफ नहीं है या कुछ और मसला हो गया है, बारिशें हो गई, कुछ और इश्यूज आ गए, तो कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। अगेन सरप्राइजेस तो मिलते रहते हैं हमें यहाँ पे। तो मैस होगा ना, वो डिजास्टर होगा ना, डिस्ट्रक्शन होगा ना, तबाही होगी ना। ये तो नहीं होगा कि जनाब अच्छा ये रास्ता नहीं निकलता, ये रास्ता निकालो, अगर ये रास्ता ये रोड बंद है तो दूसरा रोड निकालो। ऐसा नहीं है 4 घर गिरा दो, यहाँ से रास्ता निकालो, क्योंकि आगे वाले रोड पर रुकावटें लगी हुई हैं, लिहाजा वो 5-6 घर गिराते हैं, यहाँ से एक और रास्ता निकालते हैं। तो ये तो नहीं होगा ना। आइन में इस वक्त तरमीम नहीं हो सकती है। आइन का 2/3 मेजोरिटी का हाउस आपका कौमी असम्बली का नहीं बन पा रहा है, तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई तरमीम हो ही नहीं सकती है। तो इसके अलावा जो भी रास्ता अख्तियार किया जाएगा वो आइन के मुताबिक नहीं होगा। वो रास्ते को डाइवर्जन देना अगर आपका तरीक़ाकार है, हमें पता है रोड बन रहा होता है तो फिर डाइवर्जन देते हैं, लेकिन अगर डाइवर्जन में आपके खाइयाँ आ जाती हैं, गहरे खड्डे आ जाते हैं और पहाड़ी नाले आ जाते हैं और नीचे दरिया उशू बह रहा है, अगर नीचे दरिया काबुल बह रहा है तो आप कैसे डाइवर्जन देंगे? नीचे दरिया में जा पड़ेंगे। आप आइन को डाइवर्जन नहीं दे सकते, आइन सीधा जा रहा है। आइन को जिस तरह से मजहर कह रहे थे, आप आइन को फिर ठीक है एक तरफ उठाकर फेंक दें, फिर जो मर्जी है करते चले जाएं, फिर जिसकी मर्जी जो आएगी वो करेगा ना। आपके पास क्यों ताकत रहेगी? फिर ताकत जिसके पास होगी वो आकर अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा। मेरे ख्याल में ये बातें ख्वाबो ख्याल हैं। ऐसा नहीं है कि आइन की फलां आर्टिकल वो फलां तर्क करके माइल्ड किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, उस पर अख्तियारात तो ये किया जा रहा है। आइनी अख्तियारात किसी सूरत में भी वो नहीं तब्दील किया जा सकते हैं। इस तरह के खेल तमाशे फिर और आगे जाकर मसाइल पैदा करेंगे। इन लोगों के मसाइल नहीं पैदा करेंगे, जो भी हुकूमतें आएंगी उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। मैं साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको इस वक्त इलेक्शन जो है वो टाइम पे नज़र आ रहे हैं? नवंबर जिस तरह कहा जा रहा है, अर्ली अगर तहलील हो जाती हैं असेंबलीज तो नवंबर, लेकिन अब जयमगोइयाँ अगेन यही हो रही हैं कि आगे जाएंगे। देखिए, मेरे ख्याल में तो नवंबर से आगे नहीं जाएंगे अनटिल अनलेस कोई नेचुरल डिजास्टर इस तरह का, जिस तरह अभी सूरत हाल चल रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो एक अलग बात है। अगर जाएंगे तो वो अगेन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ होगी। दूसरे ये कि ये बात ठीक है मुज़म्मिल की जुडिशल एक्टिविज्म के हवाले से, और ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि हमने इलेक्शन कमीशन को नई ताकतवर बनाया। हमने इलेक्शन कमीशन को हमने सिर्फ अपने आप को, अपनी हुकूमत को, अपनी पार्टी को सामने रखते हुए और पार्टियों को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन को तश्कील देते हैं, उनके पावर्स को
वो देते हैं। दूसरे इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट है वो है, उसको थोड़ा सा हमें रीविजिट करना पड़ेगा। उसमें ठीक है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको इस दायरे को थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि फिर जब इलेक्शन कमीशन की चेयरमैन इलेक्शन कमीशन या तश्कील देती है पार्लियामेंट, तो फिर वही गवर्नमेंट वही अपोजिशन जो उसको चेयरमैन को मुंतखब करती हैं, नॉमिनेट करती हैं, वही फिर सबसे पहले एतराज़ भी उन्हीं पर करती हैं कि जी ये तो बड़े बायस्ड हैं, ये तो बिल्कुल वो हैं। अभी जिस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म मुसलसल जो है मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हालांकि उनके नॉमिनी थे, इसी तरह इससे पहले भी हमने देखा तमाम जमातों ने मिलकर फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम को वो बनाया, फिर उन्हीं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो या तो आप तय कर लें एम्पावर्ड इलेक्शन कमीशन, पावरफुल इलेक्शन कमीशन अगर होगा तो ना जुडिशरी की मुदाखलत हो सकती है, ना किसी और की मुदाखलत हो सकती है। पहली चीज़ तो ये। दूसरे, ये बिल्कुल नहीं है कि केयर टेकर हर चीज़ कर सकते हैं, नहीं। आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये देखना होता है। अब जैसे अगर आप ब्यूरोक्रेट्स को, सिविल सर्विस को, डिप्टी कमिश्नर, इनको अगर आप जो है नवाज रहे हैं, तो उसमें कहीं आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो नहीं है, क्योंकि बहरहाल आपको लाने वाले जो है वो किसी ना किसी पार्टी के हैं। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव इस तरह के इक़दामात नहीं कर सकते, उसको आपने देखना और अदरवाइज भी देखना चाहिए। मैं फिर ये कह रहा हूँ ना कि आपका एक रूटीन सा वर्क होता है। आपका काम सिर्फ जो केयर टेकर्स होते हैं उनका काम एक रूटीन वर्क का होता है, और इलेक्शन करा के बस घर जाना होता है उनका काम, और कुछ नहीं होता, क्योंकि वो किसी असेंबली को अकाउंटेबल नहीं होते, किसी को अकाउंटेबल नहीं होते, इसलिए उनका दायरा महदूद रखा गया है। लेकिन अगर वो इस तरह की स्पेंडिंग करेंगे, क्योंकि स्पेंडिंग आप कहाँ कर रहे हैं और उसके पीछे कहीं ऐसे कोई मकासद तो नहीं है, तो फिर ये सवाल उठ जाते हैं, चाहे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी गुंजाइश हो या नहीं हो। लेकिन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन मजबूत होगा तो ये सारी चीज़ें जो हम बहस कर रहे हैं, इसकी शायद बहस की गुंजाइश भी ना हो। ठीक, ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस पूरे हफ्ते जो है वो आज़म खान साहब जो हैं वो मीडिया की जीनत बने रहे। तमाम अखबार, तमाम पेपर्स, तमाम टेलीविज़न स्क्रीन्स पर जो है वो दिखाया गया कि किस तरह नैब के दफ्तर में जो है उनकी पेशी हो रही है। उनका इतराफ़ी बयान 164 का आ गया है, 161 का बयान उन्होंने दे दिया। मुज़म्मिल साहब, इस पर अब जो बात हो रही है, जो लेटेस्ट चीज़ है अलकादिर ट्रस्ट वाला जो 190 मिलियन पाउंड्स वाला है, उसमें कहा जा रहा है कि ठीक है इसको शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर ये केस जो है वो आगे जाता है तो क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी टाइकून है उनको अभी तक तो ना ज़ेर तफ्तीश जो है वो लाया गया है और इम्कानात भी कम ही नज़र आ रहे हैं, उनके ना होते हुए, उनकी गैर मौजूदगी में इस केस में उनको इंक्लूड किए बगैर आपको ये केस अपने मंतकी अंजाम तक जाता नज़र आ रहा है, या शॉर्ट टर्म गेन में इमरान खान साहब को जेल भी हो सकती है, कुछ देर उनको जो है वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये केस कहते हैं खड़ा नहीं रह सकेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, देखें 190 मिलियन पाउंड अगर तो पाकिस्तान हुकूमत के अकाउंट में आए हैं नेशनल क्राइम एजेंसी से और उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत को भेजे हैं, या पाकिस्तान हुकूमत ने उन्हें कोई अकाउंट कम्युनिकेट किया है कि आप इस अकाउंट में जमा करा दें, और ऐसी कम्युनिकेशन मौजूद है, तो उसके बाद मलक रियाज इसमें पार्टी कहाँ से हो गए? अगर नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये लिखा है कि ये क्राइम प्रोसीड्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की हैं, और हम जो नए मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स हैं उसके तहत ये पेरेंट कंपनी को वापस करना चाहते हैं, और आप हमें बता दें हम आपको कैसे दें, और आपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट लिखकर भेज दिया है, तो फिर इसमें मलक रियाज को बुलाना या ना बुलाना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो ये है कि जिन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजे उन्होंने मैलिफाइड किया,
और वो जुर्म है, वो पाकिस्तान के प्रिंसिपल अकाउंट नंबर 1 में आने चाहिए वहाँ पे जो अल-कादिर ट्रस्ट की जमीन वाला जो इसके साथ जो कनेक्शन है वो भी ठीक है, वो कुछ वो कोलैबोरेटिंग एविडेंस है कि एक आदमी को आप 190 मिलियन पाउंड का फायदा दे रहे हैं कि उसकी क्राइम प्रोसीड्स पकड़ी हैं एक तीसरे मुल्क ने और आपको वापस की जा रही हैं और आप उसी को वो वापस कर रहे हैं और उसके एवज उससे कुछ ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें मलक रियाज अगर एब्सकॉन्डर भी रहे क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं है और वो पाकिस्तान से बाहर हैं प्रॉपर्टी टाइकून, तो ये केस वैसे ही मुकम्मल है। इसमें क्या चीज साबित करनी है? मुझे तो ये बात भी समझ नहीं आ रही कि हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन क्यों नहीं दायर कर रही कि ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से वापस प्रिंसिपल अकाउंट नंबर 1 स्टेट बैंक में जमा कराए जाएं और इनको सुप्रीम कोर्ट में उसके जुर्माने के अकाउंट में नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो नैब की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद ये स्टेप लेने का फायदा सोचा जा रहा होगा, लेकिन ये एक सादा केस है। अगर ये पैसे नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब्त किए हैं और उन्होंने नाइजीरिया की मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को दिए हैं और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट कम्युनिकेट किया है तो फिर इसमें क्या प्रूव करने वाली क्या बात है? आप भी बात समझे ना। अगर फैसल मस्जिद के बाहर कुल्फी लगाने वाले को 3 महीने कैद हो सकती है तो ये तो 190 मिलियन पाउंड गायब हो गया। लेकिन मुज़म्मिल साहब, जहाँ तक मेरी समझ है, अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है वो आप रिश्वत भी दें और उसके एवज आप अपना जो है वो कोई काम करवाना चाहें तो उसमें भी जो है सजा है। यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर को जो है वो आप फैसिलिटेट कर रहे हैं और कोई उसकी आप कहते हैं कि कोई उसमें जो है वो कोई ममानियत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें उनका होना ना होना जो है वो इर्रेलेवेंट है। सर इसमें रिश्वत तो मलक रियाज ने बात की बात है। पहली बात तो ये है कि बरतानिया से पैसे आए हैं। ये ऐसी बात है कि मेरे पैसे अगर किसी ने जब्त कर लिए हैं और जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को दिए हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने वो पैसे वापस कर दिए हैं तो जिस हुकूमत पाकिस्तान के अफसर ने ये किया है वो उसका कसूर तो साबित है ना। आप कहेंगे जब तक मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा उस अफसर को भी, उस हुक्मरान को भी माफी दिए रखे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जब तक आपको इसमें शामिल तफ्तीश नहीं किया जाएगा तो शॉर्ट टर्म में तो जो है वो उसको सजा मिल सकती है। मैं ये कह रही हूँ पाकिस्तान से चले जाएं, अगर पाकिस्तान से चले जाएं और पाकिस्तान वापस ना आए और तो आपकी हद तक वो केस रुक जाएगा और बाकियों की हद तक अंडर ट्रायल हो जाएगा, सजा हो जाएगी बाकियों को। मैं जरा लगारी साहब से बात समझे ना। मैं लगारी साहब से जरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। लगारी साहब, मैंने माफी की बात नहीं की मुज़म्मिल साहब, मैंने माफी की बात नहीं की। मैंने कहा इन द शॉर्ट टर्म जो है वो इमरान खान साहब जो है वो सलाखों के पीछे जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जो है क्या ये केस स्टैंड करेगा? जी लगारी साहब, आपको लगता है केस स्टैंड करेगा? ये जिस तरह हुकूमत भी कह रही है ओपन एंड शट केस है, कोई मसला ही नहीं है इसमें। मुझे तो बुनियादी तौर पर इस बात पर एतराज़ है कि ये अकाउंट सुप्रीम कोर्ट का है क्यों। वो इसलिए खुला हुआ है कि यहाँ पर सिंध की ज़मीनें सस्ती कीमत पर हासिल करके दी गई उन्हें और आपने जुर्माना आयद कर दिया इनके ऊपर और अकाउंट खोल दिया सुप्रीम कोर्ट में। ये अकाउंट खुलना चाहिए था सिंध के महकमा रेवेन्यू का और सिंध का महकमा रेवेन्यू जो है वो पैसे वसूल करता और उसके पास जाते। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना अकाउंट खोलने का क्या मकसद है, मुझे एक तो ये समझ में नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि इस अकाउंट में पैसे डालने का मतलब अगर कोई आकर किसी की जेब में पैसे डाल दे तो वो उसके ऊपर उसके जुर्म को क्या कहा जाएगा कि वो शरीक जुर्म हो गया है। पहली बात यह है कि पहले तो खान साहब ने जब इस अकाउंट में पैसे डाले या जिसने भी डाले, शहजाद अकबर डाले, किसी ने भी डाले, और अगर बरतानवी क्राइम एजेंसी जो है वो जाकर ये साबित करती है कि ये पैसे गलत हैं और जब्त करके वो आपको भेजती है तो पाकिस्तान का अपना कोई अकाउंट होगा, पाकिस्तान का अपना अकाउंट होगा, जिस भी जगह पर होगा उस अकाउंट में पैसे जाने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के सिंध रेवेन्यू के जो ज़मीन थी उसकी ख़रीदारी के मामले में उस पर जुर्माने किए गए खरबों रुपए के अकाउंट में उसको कैसे डाला गया और फिर वो अकाउंट क्यों चल रहा है? वो तो पैसे देना आप सिंध को, वो सिंध के पैसे भी आप वो नहीं दे रहे हैं, वहाँ रख कर बैठे हुए हैं और क्यों रख कर बैठे हुए हैं किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये कि उसके पैसे अंदर डालें, एक गार ऐसी है जिसके अंदर आप पैसे डालते जाएं, इधर उधर से पैसे पकड़ें और वहाँ डाल दें। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट कोई बिजनेस एजेंसी नहीं है, वो कारोबारी एजेंसी नहीं है,
उसका अपना कोई प्राइवेट अकाउंट नहीं है। उनके अकाउंट्स का एक पूरे का पूरा अपना सिस्टम है। उसको उनको अकाउंट्स को वही कुछ होना चाहिए जो उसका काम है। ये अकाउंट्स उनके नहीं हो सकते हैं, नहीं होने चाहिए। ठीक है मज़हर साहब, जिस तरह शहजाद अकबर साहब के बयानात आ रहे हैं, बयान उनसे मंसूब किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आज से 3-4 साल बाद ये वैसे ही होगा जैसे इसहाक डार साहब के बयानात का जो है वो हवाला दिया जाता है आजकल? देखिए, पाकिस्तान में पता नहीं कितने केसेस के बारे में उस वक्त की हुकूमत कहती थी, आज की हुकूमत भी कहती है, ओपन एंड शट केस। और वो ओपन एंड शट केस कभी क्लोज नहीं होता। उसका कभी कभी कोई फैसला नहीं होता। ऐसे ओपन एंड शट केस हैं। भाई ओपन एंड शट केस है तो उसको शट करो। उसमें मुझे नहीं पता कि ये कितना सस्टेन करेगा, नहीं करेगा सस्टेन। जाहिर है जो लॉयर्स होते हैं दूसरी दोनों साइड के, उनका एक अपनी टैक्टिक्स होती हैं, अपने तरीके होते हैं केसेस को ड्रैग करने के, केसेस को क्वैश करवाने के, केसेस को घुमाने के। लेकिन ये बात जो मुज़म्मिल ने भी की और लगारी साहब ने भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट का डैम है तो डैम का अकाउंट खुलवा दिया, ये है तो इसका अकाउंट खुल गया। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट एक सिर्फ अपील, फाइनल अपील सुनने की अथॉरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो और होनी चाहिए। बाकी कोई भी चीज़ है, इवन 184(3) भी, ये आला अदलिया, आला तरीन अदलिया के काम नहीं होते। आला तरीन अदलिया का काम सिर्फ ये होता है कि जब कोई मुकदमा हर जगह से होकर फाइनल अपील के लिए आता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट उसे सुने। ये सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट मीटिंग में जो ये चीफ जस्टिस हों, अगले चीफ जस्टिस हों, ये चीज़ को इस पर गौर करना चाहिए। ठीक, हर चीज़ सो मोटो ले लिया, खट से केस उठा लिया, इन चीज़ों में पड़ गए। पब्लिक अपीयरेंस जो है वो जो जिसकी सुप्रीम कोर्ट पर्दा कहाँ होती है। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बाकी मुझे मेरिट ऑफ द केस का वो नहीं पता कि या आज उस पर डिस्क्वालिफिकेशन होगी, सजा होगी, नहीं होगी, लेकिन केस का फैसला होना चाहिए और जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। चलें, केस का फैसला होना चाहिए जितनी जल्दी हो अच्छा है। विल एंड द प्रोग्राम ऑन दैट नोट। मुज़म्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, लगारी साहब आपका और मज़हर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट।